अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ब्रेक्स। मैं हूं आपका मेज़बान हमजा शफीक। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो ये 7 T20 मैचेस की सीरीज़ होने जा रही है, कल से जिसका आगाज़ हो रहा है। इंग्लैंड की टीम चूँकि 17 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। इससे पहले उन्होंने 2021 में दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात ऐसे हुए, उन्होंने दौरा जो है वो मनसूख कर दिया था। और अब 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है। नेशनल स्टेडियम कराची में पहले 4 मैचेस हैं और उसके बाद लाहौर में कदाफी स्टेडियम में ये मैचेस खेले जाएंगे। 3 जो मैचेस है सीरीज़ के वो लाहौर में खेले जाएंगे। इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर जो कैप्टन हैं सलमान भट्ट साहब, वो भी हमारे साथ होंगे और इस पर तमाम तज्जिया वो पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और सब क्या देख रहे हैं? 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम आ रही है, पाकिस्तान खेलने जा रहे हैं, कल पहला मैच है। आप इस टीम के बारे में क्या देख रहे हैं? क्या उनके मेन प्लेयर्स ही आए हैं या उन्होंने सिर्फ इसको टरखाने के लिए अपने कोई ए टीम भेज दी है? और क्योंकि पाकिस्तान के लिए दौरा काफ़ी अहम है। बिल्कुल, और जैसा कि पाकिस्तान के लिए अहम है, वैसे ही ये इंग्लैंड के लिए भी अहम है, क्योंकि ये उनकी वर्ल्ड कप कैंपेन का स्टार्ट है और ये वही स्क्वाड है सिवाय 1-2 इंजर्ड प्लेयर्स के जिसने वर्ल्ड कप में जाना है। और इसमें आधे से ज़्यादा प्लेयर्स वो हैं जो PSL में पाकिस्तान की कंडीशंस में कई सालों से खेल रहे हैं। सो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस प्लेस। और एलेक्स हेल्स को वापस लाए हैं, जो कि पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेलता है और जो बिग बैश में बड़ा सक्सेसफुल है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो एज एन ओपनर वापस आए हैं। तो जॉनी बेयरस्टो, जो कि वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, इंग्लैंड के वन ऑफ द टॉप बैटर्स हैं, उनको रिप्लेस जिसने किया इज़ एज़ गुड, बल्कि ये जॉनी के साथ ये ओपनर थे। तो अब वो नहीं है, तो बटलर के साथ अब एलेक्स हेल्स होंगे। सो उनको एट पार, उनकी स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप किसी लिहाज से इजी नहीं ले सकते। एलेक्स हेल्स ऑन इज़ ओन इज़ अ मैच विनर और इसने पाकिस्तान के खिलाफ 192 रन की इनिंग्स भी खेली हुई है इंग्लैंड के अंदर नॉटिंघम में। तो तमाम बॉलर्स को भी वो बखूबी जानते हैं। मार्क वुड आया हुआ है, उसके साथ उनका क्रिस वोक्स हैं। बेन स्टोक्स सिर्फ नहीं है, वो प्रॉबली उसको रेस्ट करें क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं। जेसन रॉय जो है वो भी हैं टीम के साथ। तो पूरी की पूरी जो बटलर हिमसेल्फ इज़ देयर, आदिल रशीद हैं, मोइन अली हैं, तो उनके तमाम स्टार्स हैं सिवाय इंजर्ड के और सिवाय उनके टेस्ट कैप्टन के। सो आई थिंक कि पाकिस्तान इसे किसी तरह से ईजी नहीं ले सकता। और जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात, तो अभी तक अनसर्टेनिटी इन अ सेंस ये होगी कि जो हमारे चेंजेस हैं वो कर तो दिए गए इब्रार और शान की सूरत में, लेकिन साथ ये भी अनाउंस किया गया कि 15 अक्टूबर तक टीम चेंज की जा सकती है अप्रूवल ऑफ द टेक्निकल कमेटी के बगैर। सो दिस मीन्स कि पाकिस्तान के पास ड्यूरिंग द सीरीज़ अगर कोई फॉर्म या इम्प्रेसिव शो नहीं आता तो आप स्टिल चेंज करने का है। एक तलवार ज़रूर लटकेगी प्लेयर्स के ऊपर, प्रेशर ज़रूर होगा। सही। आप आमिर जमाल की अगर बात करें, ये जो एक नया एडिशन हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कि देखिए, आमिर जमाल जो हैं वो एक ऑलराउंडर हैं, एक टैलेंटेड लड़का है। ये कुछ अर्सा पहले PTV के लिए खेले थे जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट चल रही थी, और वहाँ पे 4 डे में मैं भी इनके अगेंस्ट खेला हूँ वापडा के लिए। तो आई हैव सीन हिम, द बॉय इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट का करंटली। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक ऑलराउंडर की तलाश में है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। फ़हीम अशरफ अभी काउंटी खेल रहे हैं, उनका कोई बहुत अच्छा सीज़न नहीं रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, वसीम वाज इंजर्ड इन एशिया कप, अभी वो वापस आए हैं। येट टू सी कि आफ्टर इंजरी वो कैसी रिकवरी में है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो एक डेस्परेट तलाश जारी है टू गेट एन ऑलराउंडर इन, तो आई थिंक वो उसको देखने के लिए कि हाउ ही कोप्स विद इंटरनेशनल प्रेशर, तो राइटली सो उसको चांस दिया गया। कुछ लोग इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि इट इज़ टू अर्ली, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है इसमें। सो इसमें ऐसा ही होता है कि जब आपके पास चॉइसेस नहीं होती तो गिवन चॉइस में से आप कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। तो आमिर जमाल का होना इसी बात को जो है ना वो एक्सटेंड करता है कि यार वी नीड समवन, तो हम इसको देख रहे हैं। उसके साथ शान मसूद है, बड़ी अच्छी एडिशन है, 1.5 साल से टॉप परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। उसके बावजूद इतना इंतज़ार करवाया, बहुत इंतज़ार करवाया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमने इंतज़ार नहीं करवाया, हमने एक प्लेयर की फॉर्म को वेस्ट किया है बड़ी हद तक। क्योंकि फॉर्म जब होती है तो बेस्ट टाइम होता है प्लेयर को इंडक्ट करने का। उसने PSL में बहुत शानदार बैटिंग की, 4 डे कंपटीशन हो, 1 डे में वो दुनिया के टॉप 3 में है, लिस्ट A में इन रैंकिंग। काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छा खेला। उसके बाद नेशनल T20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड का टूर्नामेंट है T20 का, उसमें बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस थी। फाइनली हम उसको ले आए क्योंकि फ़खर जमान इंजर्ड है। तो आई थिंक वो एक अच्छी एडिशन है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड्स बड़े होंगे,
गैप्स बड़े होंगे, बैट्समैन को बहुत फिट होना और पड़ेगा। वो उन कंडीशन से काफी वाकिफ हैं, वहाँ रन्स किए हैं हाँ जी, उन्होंने। हाँ जी, सो वो आई थिंक वो एक अच्छी एडिशन है और फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उसके साथ इब्रार हैं। इब्रार कम्स फ्रॉम सिंध के लिए खेलते हैं। इब्रार इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर जो कि कैरम बॉल्स करते हैं, बीच में सटल चेंजेस भी हैं, उनके वेरिएशंस हैं। सो आजकल T20 क्रिकेट में स्पेशली ये ट्रेंड सा है कि मिस्ट्री बॉलर्स आके 2-3 ओवर निकाल जाते हैं, 1-2 विकेट्स निकाल जाते हैं। तो उसी तनाजुर में उसको भी मौका दिया गया है और उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ। सो आई थिंक कि ये जो चेंजेस दो हैं सिर्फ इंग्लैंड सीरीज़ में है जस्ट टू सी के यंगस्टर्स को एक एक्सपोजर मिले और कैसा ये चलते हैं। और शान इम्पॉर्टेंट चेंज था, वो ज़रूरी था होना। हैदर अली की अगर बात की जाए, मिडल ऑर्डर हमारा काफ़ी जगह पर लैग कर रहा है और वो स्टार्ट से ही लैग कर रहा है। इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए? आप इस स्पेस में, इस प्लेस में हैदर अली को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना सिलेक्शन का सबसे बड़ा, जहाँ पर आप प्लेयर को एक्सपोज करते हैं कि दुनिया के सामने लाते हैं कि ये देखो हमारी प्रोडक्ट है, वो तो PSL है आपके पास शॉर्टर फॉर्मेट का। लेकिन एक कंप्लीट प्लेयर का जो तैयारी है और जो होलसम स्किल है उसकी, जहाँ पे उसका टेम्परामेंट, उसका नॉलेज ऑफ द गेम, उसका अप्लाई करना, सिचुएशंस को अडेप्ट करना चेक होता है, वो 4 दिन की क्रिकेट है जिसे हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। हम प्लेयर्स को उसकी बजाय छोटे फॉर्मेट से पिक करना शुरू हो गए और प्लेयर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अब वहाँ से पिक कर रहे हैं तो प्लेयर कहता है भाई मैंने तो बस यहाँ परफॉर्मेंस दिखानी है, क्योंकि इसका तो 40 रन भी बहुत है, उसमें 400 भी काम नहीं आता। वो डिफेंसिव क्रिकेट भूल गए। वो डिफेंसिव क्रिकेट नहीं है, वो कंप्लीट क्रिकेट है। उसमें डिफेंस भी आता है, उसमें अटैक भी आता है, उसमें सर्वाइवल मोड भी आता है और उसमें लॉन्च भी करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक क्रिकेट ऐसा तैयार होता है क्रिकेटर कि वो हर सिचुएशन से अवेयर होता है, उसकी गेम अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। हमने क्राइटेरिया बना लिया छोटे फॉर्मेट को, तो फिर प्लेयर तो वही तैयारी करेगा ना जो इम्तिहान आगे है, उसका कसूर नहीं है। हैदर अली पे बात आ रही है, काफ़ी चांसेस उन्हें मिले, वेरी टैलेंटेड और उनसे बड़े हाई होप्स हैं। लेकिन रिसेंटली एशिया कप में 1-2 मौके थे जहां उन्हें खिलाना चाहिए था, वो जगह बनती थी। हांगकांग के मैच में अगर ट्राई कर लेते जहां पे बाकियों को किया। देखिए, कोच ने कहा कि आसिफ अली के हाथ पे चोट है, वो फिर भी खेल रहा है, बावजूद आप क्यों खिला रहे हैं? स्टिचेस का बताया गया कि वो स्टिचेस के साथ खेल रहा है। ऐसी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने करंटली कि जिसके ऊपर आपने उन्हें इंजर्ड खिला दिया। क्योंकि हैदर अली को आप चांस दे सकते थे, उसकी फॉर्म भी नहीं थी, तो हैदर एक फुली फिट प्लेयर भी था। सो मुझे वो समझ नहीं आई और मुझे ये भी नहीं पता कि वो जिस इंजरी की बात करें क्या वो उस मैच में ही हुई थी, क्योंकि देन इट विल टोटली नॉट मेक सेंस कि अगर पहले इंजर्ड था और नहीं खिलाया। बट आई थिंक कि हैदर अली को मौका मिलना चाहिए बिफोर द वर्ल्ड कप टू शो कि वो किस फॉर्म में है। ये भी कहा जा रहा है कि अब रिजवान चूँकि इंजर्ड हैं, उनको कुछ मैचेस इंग्लैंड के उसमें रेस्ट दिया जाएगा, तो हैदर अली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ओपनिंग करेंगे बाबर के साथ? देखिए, नहीं, हैदर अली की तो बात बाद में आएगी ना, क्योंकि रिजवान अगर नहीं खेलते तो हारिस हैं स्क्वाड में, विकेट कीपर। हाँ, सेकंड विकेट कीपर इज हारिस। तो हारिस भी पेशावर ज़ल्मी के लिए ओपन करते हैं, KP के लिए अभी नेशनल T20 में उन्होंने ओपनिंग की, ऑल्दो कि उनकी फॉर्म बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं थी, वो कोई रन्स नहीं कर सके, उनके टोटल मेरे ख्याल 50-60 रन है 7-8 मैचों में। बट उनकी एक लाइकिंग है, PSL में उन्होंने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली थी जैसे मैंने जिक्र किया, तो वो उसी के ऊपर वो सिलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा उनकी कोई मेजर यंगस्टर को मौका देना चाह रहे हो अगर, तो क्या घूम फिर के वापस अगर सरफराज पे ना जाना चाहें कि अब तो यंगस्टर को मौका दें? देखिए, यंगस्टर को मौका अगर परफॉर्मेंस की बेस पे आपने देना ही है तो बलूचिस्तान में हसीबुल्ला विकेट कीपर है, 4 सेंचुरियाँ की हैं उन्होंने वनडे क्रिकेट में। अभी T20 में भी उनके रन ज़्यादा हैं हारिस से, लेकिन वो PSL नहीं खेले आई गेस। तो देखिए ना, अब बात यह है कि आपने प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ किया, और PSL में भी एक ही तो 50 की है हारिस ने, कितना को आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दिया है। फिर आपने जब उसको खिलाया है पाकिस्तान के लिए 3 मैचेस, तो विकेट कीपिंग तो रिजवान ने की है और उनको आपने मिडल ऑर्डर में खिलाया है। तो जो उनकी दोनों स्ट्रेंथ थी, एक ओपनिंग और एक विकेट कीपिंग, उसमें तो आपने उसको डाला ही नहीं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। सो अगेन हारिस का कसूर नहीं है, कसूर थिंक टैंक है कि जब आप एक बंदे को अंदर लाते हैं तो उसको उसके स्ट्रेंथ एरियाज में आजमाए ना, जहाँ पे ना उसको शिकायत रहे और उसको एक खुल के पूरा खेलने का मौका मिले। आप लाते हैं, नवाज एज अ बैट्समैन आए थे टीम में, आपने उनको ला के लेफ्ट हैंड स्पिनर बना दिया, 5 साल लग गए आपको उसको ऊपर वाले ऑर्डर में भेजते, उसने आते इंडिया के खिलाफ आपको मैच जितवाया, अगले मैच में फिर उसका नंबर चेंज, अगले मैच में वो उस नंबर पे नहीं आया। सो आई थिंक ये चीज़ जो है ना, कि प्लेयर्स के जो रोल्स हैं वो एब्सोल्युटली डिफाइंड होने चाहिए अगर आपने उनसे काम लेना है कंसिस्टेंटली। जब एक प्लेयर ही वनरेबल है कि जी पता नहीं आज मैं नंबर 7 हूँ, आज मैं नंबर 4 हूँ,
तो वो अपनी गेम प्लान नहीं कर सकता उस सही, तरीके से। सही। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का आंसर है ना, ये मीडिया में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब प्लेयर अनप्रिडिक्टेबल होता है उसको पता ही नहीं तो मैंने कहाँ पे उसकी जाके तैयारी जो है वो इफेक्ट होती है उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से। सही। एशिया कप में सारे मैचेस देखे हमने, रिजवान और बाबर की नो डाउट कमाल जोड़ी है, अच्छा खेलते हैं, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, इंडिया के खिलाफ देखा, लेकिन एशिया कप में ये जोड़ी परफॉर्म नहीं कर पाई। इसकी क्या वजह हो सकती है? कंडीशंस का कोई फ़र्क है? दुबई में हम बेतहाशा मैचेस, हमारा तो सेकंड होम ग्राउंड ही दुबई है, इसके बावजूद बाबर जो है वो कहाँ पर लैग कर रहा था? देखिए, बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर No doubt. और 3 साल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। जब वो स्कोर करते हैं तो 90% पाकिस्तान मैच जीतता है। अब लॉ ऑफ एवरेजेस भी कोई चीज़ है और फेलियर्स ह्यूमंस के साथ ड्यू हैं। विराट कोहली 3 साल बाद सेंचुरी किया ना, जिसकी जो आउटपुट है एज ए स्किल लेवल अनमैच्ड है, करंटली अनमैच्ड है। नो डाउट। 3 साल में नहीं कर सके। तो क्रिकेट में ऐसे पैचेस आते हैं। बाबर का तो एक टूर्नामेंट बुरा गया और शोर मच गया, बिल्कुल मच गया, वो हाँ। क्रिटिसाइज करने लगे, और एज कम्पेयर टू अगर इंडिया में देखा जाए तो उनको प्रॉपर बैक किया जा रहा देखिए, है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बात हो सकती है कि बाबर और रिजवान में से एक वन डाउन आ जाए, लेकिन अगर आप उसको क्रिटिसिज्म को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं और कहें कि जी ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, तो भाई 2 साल से वो उसी में नंबर 1 है दुनिया में। और एक दो जगह तो मैंने सुना है उनकी कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क आ गया, हाँ कि वो इतनी अर्ली उनको कैप्टनसी नहीं मिलनी चाहिए। जी, अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट साइटेडनेस भी बहुत है ना। लोग देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स, इतने तेज़ हवा में शॉपर नहीं आते जितने पाकिस्तान में एक्सपर्ट हैं, तो वो अपनी अकल के मुताबिक बात करते हैं, जिसका क्रिकेटिंग जो है सेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। सो आई थिंक कि बाबर का जो इशू है फॉर्म का, वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, जल्दी आउट हुए हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका जब वो होते हैं फिर पाकिस्तान टीम पे इफेक्ट आता है। लेकिन जो मेजर इशू है वो ये नहीं है कि एक प्लेयर आउट क्यों हो रहा है, मेजर इशू ये है कि वो जब मौजूद नहीं है क्रीज पे, तो आपका जो बाकी का जो आपका रिसोर्सेज हैं वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। बाबर गया तो सारे मिडिल ऑर्डर को अगर हम देखें कि हम शान को क्यों लाए अंदर, क्योंकि फ़खर से लेकर आसिफ अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार हो गए, नवाज को तो खैर आपने प्रमोट किया था ना, हाँ जी। शादाब को भी प्रमोट करते हैं, लेकिन ये जो 4 का मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स कर जाता है, ये रिस्पॉन्ड नहीं करता प्रेशर को उस तरह से। गेम को फिनिश करना सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आखिर में आके 10 स्कोर करना है। दुनिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो पूरी इनिंग खेलता है। राजापक्षा का एग्जांपल देखें, हाँ जी, कि 5 आउट थे 50 पे, तो वो है तो इम्पैक्ट प्लेयर, लेकिन उसने पहले 40 रन में कोई रिस्क नहीं लिया। 45 स्कोर करने के बाद उसने हिटिंग स्टार्ट की। हमारे मिडिल ऑर्डर को आदत ही ये है कि 4 ओवर खेलने हमने आखिर के, और उसी में आके परफॉर्म करना है। अगर 4 से ज़्यादा मिल गए वहाँ पे ये सारे गिर जाते हैं। यही चीज़ के लिए मैं कह रहा था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जब आप खेलते हैं तो फिर आप लंबा खेल, जब लंबा खेलते हैं तो आपको इनिंग्स को प्लान करना आता है, आपको मुश्किल सिचुएशन से डील करना आता है। हम सिर्फ हमारे तो ये जो प्लेयर्स हैं, इफ्तिखार हो गए, या इफ्तिखार नहीं सॉरी आसिफ अली और खुशदिल हो गए, ये अपनी फ्रेंचाइज के लिए भी 6वें 7वें पे खेलते हैं। तो कम से कम वहाँ ऊपर आके ज़्यादा ओवर खेलें, ताकि पाकिस्तान जब खेल रहे हो तो उन्हें एक प्रॉपर इनिंग्स को शेप अप करने की आदत हो, लेकिन वो वहाँ पर भी लिमिटेड ओवर्स में आते हैं, तो फिर वो आउटपुट में प्रॉब्लम तो होनी है। चलें जी, ये तो परसों मैच है पाकिस्तान इंग्लैंड का। एक और अहम जो हमारा कल मैच है हमारा पाकिस्तान इंग्लैंड का, आज जो नेशनल T20 चल रहा है उसका फाइनल है। सिंध ने कल बहुत अच्छा खेला, आपने देखा ही होगा। जो उमैर यूसुफ हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा, और उनकी जानिब से एंड पे जो जाहिद ने 4 विकेटें ली हैं। देखिए, पंजाब का स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त था। 4 ओवरों में 50 रन ओपनर्स ने कर दिए थे, आउट कोई नहीं था, तो क्रेडिट जाता है जाहिद को। जाहिद ने आके वहाँ पर 20 रन दे के 4 ओवर में 4 विकेट्स लिए हैं, और उसने सिंध को वापस मैच में वो लेकर आए। वो जो लग रहा था कि टोटल 200 प्लस चला जाएगा, वो 180 के नीचे रह गया। और उसके बाद सैम अयूब ने पहले स्टार्ट किया, बहुत खूबसूरत खेल रहे हैं वो, यंगस्टर हैं, वेरी टैलेंटेड, समबडी टू लुक आउट इन द फ्यूचर। आई रियली होप कि वो पूरा सीज़न खेलें, अपने आप को लिमिट ना करें T20 तक, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी है। और उसके साथ उमैर बिन यूसुफ ने पूरी इनिंग्स को चलाया। नाउ देयर इज़ द डिफरेंस, ये वो बच्चा है जो कुछ सालों से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 1 डाउन बैटिंग करता है, और उसने पूरी इनिंग्स को वो लेकर चला और आखिर तक फिनिश किया। और उसके साथ अनवर अली ने आके वो जो एक फिनिशिंग टच था इनिंग्स को, ऐसे ही वो दिया। क्यों दिया? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बिल्ट हो चुका था, एक पार्टनरशिप लगी हुई थी, और आखिर में 10 रन पर ओवर 3-4 ओवर्स में चाहिए थे, और वहाँ पे आके क्विक 30 रन किए और मैच 1 ओवर पहले ख़त्म हो गया। सो ये बिल्कुल एक इनिंग्स का फेजेस होते हैं।
कि आपने इसको चलाना कैसे, उसमें आपको ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत होती है जो रोल उमैर बिन यूसुफ ने किया। तो ये इसकी परफॉर्मेंस नाज़रीन को भी दिखा देते हैं। उमैर यूसुफ ने जो कल के मैचेस खेले हैं, आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे किस तरह से वो आगाज़ से लेकर उन्होंने जो आगाज़ लिया, अच्छा साइम अयूब ने उसका अच्छा साथ दिया और एक इनिंग बिल्ड की। उन्होंने नहीं देखा कि 180 एक बहुत बड़ा टारगेट है और वो इनिंग बिल्ड करने के साथ साथ वो खेलते और एट दी एंड कैप्टनसी को क्या देखते हैं सिंध को? यहाँ तक एक यंग कैप्टन है साउथ शकील, सरफराज को इस दफ़ा उन्होंने शायद खुद स्टेप डाउन किया या मौका नहीं दिया गया और साउथ शकील को कप्तानी दी गई और उन्होंने फाइनल तक ले आए अपनी टीम। देखिए साउथ खुद भी अच्छे क्रिकेटर हैं, ऑल्दो कैप्टनसी जो है ना, इसको आप लार्जली रिलेट करते हैं जब आपके इनफील्ड डिसीजंस के ऊपर बात हो। यहाँ पर 4 लोग जो हैं आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके गए जैसे कैप्टन की गैर मौजूदगी में। सो आई डो नॉट एग्जैक्टली नो हाउ टू रिलेट इट विद अ गुड कैप्टनसी, ठीक है ना। इसमें वो तो ऑन फील्ड में जब देखूंगा तो उस पर बात कर सकता हूँ। ऑनेस्टली मैंने देखा ही नहीं उनकी फील्डिंग में कि क्या वो कर रहे थे, बट ही मस्ट हैव डन समथिंग गुड। ऐसा तो नहीं है कि टीम फाइनल में पहुंच जाए और कप्तान ने अच्छी कप्तानी ना की हो। सो वो उनको क्रेडिट ज़रूर जाएगा, लेकिन मैं टेक्निकली उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा, मैंने देखा नहीं। लेकिन जो बात आपने उमैर बिन यूसुफ की तो क्रिकेटिंग शॉट्स थे इस इनिंग में, इसके अंदर कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग थी कि जब जरूरत होती थी तो रिस्क लेते थे, वरना नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, और 36 गेंदों पे इकामत बनाया, यही तरीका है क्रिकेट खेलने का। जो स्किल है एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर की, वो मिनिमम रिस्क के साथ परफॉर्म करना है। वो हर बॉल पे शहादत वाली परफॉर्मेंस नहीं चाहिए कि जी पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, यू नो, वो नहीं कि आप हर बॉल के ऊपर जो है ना पता ही नहीं है कि जी आप विकेट पे होंगे या नहीं होंगे। सही। अच्छा, अहमद दानियाल लाहौर कलंदर्स किस तरह से खेल रहे हैं? आपकी भी काफ़ी गहरी नज़र है लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स पर, आप खुद भी उसका हिस्सा रहे हैं। अहमद दानियाल ने 19वें ओवर में 24 रन खा लिए। आपने अगर उसकी परफॉर्मेंस देखी है, ये उसका ये आखिरी ओवर, सेकंड लास्ट जो 19th ओवर उसने किया है, टोटल 25 रह गया 2 ओवर में, उसने आखिरी ओवर में 24 खा लिया। हमजा टैलेंटेड हैं, कोई शक नहीं, तेज़ हैं, कोई शक नहीं, फिट भी हैं, एक्सपीरियंस नहीं है और सिर्फ T20 खेलते हैं। तो T20 में आप कभी भी होलसम क्रिकेटर बन नहीं सकते। अब यही बॉल आप किसी भी ऐसे प्लेयर को दे दें जिसने 25-30 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हों, तो वो बैट्समैन को देखकर उस तरफ वो शॉट लग रही थी और वो गुस्से में और तेज़ बॉलिंग कर रहे थे। जैसे जैसे शॉट लगती जा रही थी वो गुस्से में और शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे थे। और अनवर अली एक एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है, उसने इतनी क्रिकेट खेली है PIA के लिए, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो सिर्फ एक पोजीशन लेके अपने जोन में वेट कर रहे थे और जैसे जैसे बॉल तेज आ रहा था वो सिर्फ टाइम कर रहे थे, छक्का हो रहा था। तो अनवर अली की आपने बात की, बैटिंग तो ठीक है वो कर लेते हैं। कल अगर आपने उनकी फील्डिंग देखा, अगर हम फील्डिंग उनको दिखा सकें, जो छक्का बचाया, वो बड़े क्रूशल मोमेंट पे उन्होंने वो छक्का बचाया और क्या कमाल की वो फील्डिंग थी और हर तरह छाए हुए हैं। लेकिन अनवर अली को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। देखिए अनवर अली का जो इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेटेड इशू है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एज अ बॉलर छक्का देखें अनवर अली ने जो उस मोमेंट पे उन्होंने कैसे, लाइक ये पाकिस्तानी फील्डर से एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग जिस तरह से उन्होंने ये छक्का बचाया है। देखिए मैं आपको फील्डिंग पे एक छोटा सा ये बता दूं कि दुनिया में जो डाइविंग है ना, ये बच्चे स्कूल्स में सीखते हैं। स्कूल्स के अंदर रग्बी होती है, सॉकर होता है, एथलेटिक्स होती है, बच्चे डाइव करना सीखते हैं, जिम्नास्टिक होती है। हमारे स्कूल बने हुए 10 मरले के घर में, कनाल के घर में, ठीक है, सारा फर्श पक्का होता है, बच्चे किधर डाइव मारें। कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी स्कूल्स की पूरे साल के बाद एक दिन का स्पोर्ट्स डे कराते हैं, सारे के सारे पैसे बचा लेते हैं हमारी स्कूलिंग। तो फिर बच्चों से गिला ना करें। ये इंटरनेशनली क्रिकेट में आने के बाद इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। एंड पे फिर क्या देख रहे हैं? आज नेशनल T20 का फाइनल है, KP और सिंध का, किसे देख रहे हैं आप फाइनलिस्ट? आई थिंक सिंध अच्छी क्रिकेट ज़रूर खेल रहा है, लेकिन KP एक ऐसी टीम है जिसे जीतना आता है। 3 साल से कंसेक्यूटिव वो जीत रहे हैं हर चीज़। एक तो लड़के अच्छे हैं और अपने मेजर स्टार्स के बगैर भी जीत जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हालांकि कराची में उनके जो टॉप स्टार्स हैं दे आर प्लेइंग, whereas KP की सारी सेकंड स्ट्रिंग खेल रही है, बट स्टिल दे वर एबल टू बीट एवरीवन। सो आई थिंक KP हैज दिस फार्मूला जहां पे जो मेन प्लेयर हैं फखर जमान, रिजवान, वसीम जूनियर, इफ्तिखार, वो सारे ही अभी नहीं है, उसके बावजूद वो जीत रहे हैं। सो द विनिंग फार्मूला दे हैव, उनके पास जो यंगस्टर्स हैं वो एंगेज है काफ़ी सालों से और ये सारी क्रिकेट खेलते हैं बड़ी कॉन्स्टेंटली, और उसमें जो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको भी क्रिकेट खिलाते हैं। अब इमरान खान सीनियर को देख लें, कितना इम्प्रूव बॉलिंग की है, ठीक है। इसी तरह उनके जो स्पिनर्स हैं, खालिद उस्मान जो कैप्टन है, लीड कर रहे हैं, 35+, वो फ़र्क एक्सपीरियंस का उनमें है। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ओपनर भी सेंचुरी किया उन्होंने लास्ट मैच में।
वो भी बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। So रेहान experience- अफरीदी ने 54 स्कोर किया है ये और लास्ट वो हारिस की जगह है, सो इज देयर थर्ड कीपर। तो आई थिंक केपी विल बी अ टफ ओपोनेंट, बट सिंध भी अच्छा खेल रही है। वी आर होपिंग फॉर अ क्रैकिंग फाइनल इंशाल्लाह। नहीं जी, इंशाल्लाह नेशनल T20 का फाइनल आज से पता चल जाएगा। सलमान भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुलाकात होती है आपसे कल।